हेलो एवरीवन। आज हम चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी विषय के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 जिसका हम नाम देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन के लेखकों का सामान्य परिचय, उनका अध्ययन एवं अध्यापन कार्य। अब जैसे आप देख रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर, सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूजन रहते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर क्या होता है, पूर्व माध्यमिक स्तर क्या होता है, प्राथमिक स्तर क्या होता है। प्राथमिक स्तर से मतलब होता है कक्षा 1 से 5 तक, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक स्तर। और उच्च प्राथमिक स्तर कहा जाता है कक्षा 6 से 8, जिसको हम पूर्व माध्यमिक स्तर भी कहते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों में जो भी कविता है या निबंध है या कहानी है, गद्य पद्य जो भी है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है? इनका सबसे पहला उद्देश्य जैसे आप देख रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित विभिन्न विधाओं की रचनाओं से अवगत कराना। यानी कक्षा 6 से 8 तक में जो भी विधाएं हैं हमारी, उसमें जैसे कविता है, निबंध है, कहानी है, जितनी भी विधाएं हैं उनका हमें रचनाओं से अवगत होना। दूसरा, साहित्य की विभिन्न विधाओं का सामान्य परिचय प्राप्त करना। तीसरा, विभिन्न विधाओं के सामान्य क्रमिक विकास से परिचित होना। चौथा, गद्य और पद्य विद्या की सूक्ष्म बारीकियों से अवगत होना। और पांचवा, गद्य विद्या के अंतर्गत आए निबंध, कहानी आदि की शिक्षण प्रक्रिया में स्थित सूक्ष्म अंतर का ज्ञान करना। अब हम बात करते हैं कि साहित्यिक विधाएं। साहित्यिक विधाएं हम किसके संदर्भ में बात करेंगे? कक्षा 6 से 8 तक के संदर्भ में। तो साहित्यिक विधा में पहले आता है कविता। जैसे अगर हम कविता की बात करते हैं तो कक्षा 6 की पुस्तक में हम देख पाते हैं नीति के दोहे और भक्ति के पद जो मीरा द्वारा रचित है, या माँ कह एक कहानी कविता आप पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। एक समर्पण कविता है राम अवतार त्यागी जी के द्वारा। बादल चले गए वे, ये त्रिलोचन जी के द्वारा। ऐसे ही हम कक्षा 7 में कविता की बात करते हैं तो कक्षा 7 में आप पढ़ सकते हैं जागो जीवन के प्रभात, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। निज भाषा उन्नति, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। बाल लीला और भक्ति के पद, सूरदास और रसखान को आप यहाँ पढ़ सकते हैं। एक और कविता आप कक्षा 7 में देख सकते हैं, कलम आज उनकी जय बोल, जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। ऐसे ही हम कक्षा 8 में कविता की बात करें, वीणा वादनी वरदे निराला जी द्वारा रचित है। बिटिया के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित है। बाल छवि विनय के पद, सीता स्वयंवर तुलसीदास द्वारा रचित। और नीड़ का निर्माण फिर हरवंश राय बच्चन द्वारा निर्मित ये कविता, इसका अध्ययन कक्षा 6, 7, 8 में कर सकते हैं। इसके बाद साहित्यिक विद्या में हमारा दूसरा आता है निबंध। ऐसे ही हम निबंधों की यदि बात करें तो निबंध में आप कक्षा 6 में पढ़ सकते हैं आप भले तो जग भला, श्री मन्ना नारायण द्वारा लिखित है। आप लोकगीत पढ़ सकते हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा। कक्षा 7 की बात करें तो सत साहस आप पढ़ सकते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित। क्या निराश हुआ आए, ये आप पढ़ सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके रचयिता हैं। कक्षा 8 की बात करें सच्ची वीरता पढ़ सकते हैं, सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा रचित। आत्मनिर्भरता रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। ऐसे ही अगर हम तीसरी विधा की तरफ आगे बढ़ते हैं, कहानी की हम बात करते हैं तो कहानी में आप कक्षा 6 में पढ़ सकते हैं छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। क्यों क्यों लड़की महाश्वेता देवी द्वारा रचित है। हार की जीत आप पढ़ सकते हैं सुदर्शन जी द्वारा। ईदगाह आपने पढ़ी होगी प्रेमचंद जी द्वारा। साप्ताहिक धमाका डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे। कक्षा 7 में बात करें राजधर्म जातक कथा से लिया गया है इसको। शाप मुक्ति रमेश उपाध्याय जी इसके रचयिता है। और कक्षा 8 की बात करें काकी कहानी आप पढ़ सकते हैं सिया रामशरण गुप्त जी द्वारा रचित। अपराजिता आप शिवानी द्वारा रचित, इसको पढ़ सकते हैं, ये आप कहानी जो है पढ़ सकते हैं। और अगर हम एकांकी की बात करें, एकांकी में आप बहादुर बेटा विष्णु प्रभाकर की पढ़ सकते हैं कक्षा 6 में। कक्षा 7 में आप कर्तव्य पालन एकांकी पढ़ सकते हैं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित। और कक्षा 8 में जूलिया अंतोन चेकोव के द्वारा लिखी गई है। तो ये आप एकांकी इस तरीके से 6, 7, 8 में पढ़ सकते हैं। यात्रा वृत्तांत की यदि हम बात करें
तो यात्रा वृत्तांत में आप कक्षा 6 में पढ़ सकते हैं। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। मेरी यूरोप यात्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित। अमरकंटक से डीडीडी, अमृतलाल बेगेट द्वारा रचित। इसके बाद अगली विधा आती है आत्मकथा। आत्मकथा की यदि हम बात करें तो कक्षा 6 में आत्मकथा नहीं है, कक्षा 7 में आप पढ़ सकते हैं। मैं कवि कैसे बना, गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा रचित। मेरी माँ, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा रचित। और हम पत्र की बात करें, पत्र अगली विधा है, तो पत्र में आप देख सकते हैं कक्षा 6 में अमर शहीद भगत सिंह के पत्र, और कक्षा 8 में एक स्त्री का पत्र जिसको रविन्द्रनाथ जी ने लिखा था। तो इस तरीके से आप जो है इन विधाओं को कक्षा 6, 7, 8 के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अब हम इसमें जो है कविता की बात करेंगे, हम कविता को समझेंगे इसके अंदर। तो कविता क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कविता मानवीय भावों की सहज अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मानव मन की अंतर्निहित पीड़ाओं, आकांक्षाओं तथा मनोभावों का छंदोबद्ध एवं अलंकारिक प्रकटीकरण ही कविता है। इसने कहा रखा है कि कविता नई चेतना भी प्रदान करती है। कविता के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम की अलौकिक रसधारा प्रभावित होती है। कविता में रस, छंद, अलंकार की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कविता जो है काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट के अनुसार विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव द्वारा व्यक्त स्थायी भाव ही रस कहलाता है। अब रस जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं और उनका स्थायी भाव भी अलग होता है। तो आप इसमें रस और उनके स्थायी भाव भी देख सकते हैं। इनको आपको याद भी रखना है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो देखिए हमने पहले स्थायी भाव लिखा हुआ, फिर रस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। रति स्थायी भाव का रस श्रृंगार है, हास का रस हास्य है, शोक का करुणा रस है, उत्साह का वीर रस है, क्रोध स्थायी भाव का रौद्र रस है, भय स्थायी भाव का भयानक, जुगुप्सा का विभत्स, आश्चर्य स्थायी भाव का अद्भुत रस और निर्वेद स्थायी भाव का शांति रस होता है। वस्तुतः कविता और रस जो है वो दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। बिना रस के कविता नहीं होती और बिना कविता के रस नहीं। काव्य का जो रस है वही काव्यानंद कहलाता है। अब छंद की बात करें तो छंद आप देख रहे हैं लिखा, छंद कविता में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। इसके 3 प्रमुख तत्व होते हैं। कौन से? मात्राओं और वर्णों की विशेष क्रम से योजना रहती है, इसमें आप देखेंगे। गति और यति के विशेष नियमों का पालन रहता है। छंद के आप पाद या चरणों के माध्यम से भी आप छंद को समझ सकते हैं। अब आगे ये कहता है, अलंकार की बात आगे करता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहा जाता है। इसका अर्थ जैसे वो कहता है कि इसका प्रयोग शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो अलंकार को काव्य का आवश्यक अंग माना गया है। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि वो आवश्यक तत्व के रूप में ही है, अनिवार्य तत्व के रूप में नहीं। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि काव्य के काव्यत्व अलंकारों के अभाव में भी हो सकता है, क्योंकि उसने कहा है कि जो अलंकार है वो आवश्यक अंग तो है लेकिन आवश्यक तत्व के रूप में नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि जो कविता है काव्य के काव्यगत अलंकारों के अभाव में भी ये हो सकता है। ये काव्य के साधन कहलाते हैं, साध्य नहीं होते हैं जो अलंकार होते हैं। जैसे हम कहें कि आचार्य मम्मट ने भी अपने काव्य की परिभाषा में अलंकारों की स्थिति अनिवार्य नहीं मानी है। उन्होंने पुनः स्वापी, क्या कहा उन्होंने? पुनः स्वापी कहकर अलंकारों से रहित काव्य में भी काव्यत्व को माना है। ये आपने समझा। अब हम बात करते हैं हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास ये भी महत्वपूर्ण है, इसके आपको जो है पता होना चाहिए कि कौन सा काल कब तक चला था। जैसे हमने लिखा हुआ देख सकते हैं आप, आदिकाल देख रखे हैं जिसको वीर गाथा काल कहते हैं, कि संवत 1050 से 1375 तक चला था ये। इसके हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। आदिकाल जो है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को ही आदिकाल या वीर गाथा काल कहा जाता है। इसमें से लघु प्रश्न भी आते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुन लें।
इस काल की कविता का मुख्य विषय वीर पुरुषों का योगदान और वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ही मिलता है। इसे लक्ष्य कर इस युग का नाम वीर गाथा काल दिया गया है। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं: आश्रयदाताओं की प्रशंसा, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, युद्धों का सजीव वर्णन, वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता रही इस काल में, ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना की प्रबलता रही, छंदों की विविधता। दूसरा आता है भक्ति काल। जैसा आप देख सकते हैं, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक रहा। भक्ति काल की प्रधानता के कारण विद्वानों ने 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक काल को भक्ति काल कहकर संबोधित कहा। इस समय की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हम सुनने जा रहे हैं आप लोग। इस समय की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं: ईश्वर में सहज विश्वास, नाम स्मरण की महत्ता, ज्ञान की महत्ता, गुरु महिमा, अहंकार का परित्याग, जाति पाति का विरोध, लोक मंगल की भावना, समन्वय की भावना, सत्संग का महत्व। तीसरा आपके सामने है रीतिकाल। रीतिकाल का समय क्या है? संवत 1700 से लेकर और 1900 तक। हिंदी साहित्य के विद्वान इतिहास लेखक 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच के साहित्य को रीतिकाल कहकर पुकारते हैं। काल विभाजन में यह नाम हमेशा विवादास्पद ही रहा है और इस विवाद के बीच रीतिकाल तथा श्रृंगार काल में दो नाम सामने आए। इस काल के कवियों को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त वर्ग के अंतर्गत बांटा गया है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार हैं कि इस काल में रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता रही, प्रकृति चित्रण देखने को मिला, अलंकरण का प्राधान्य रहा, मुक्तक शैली की प्रधानता रही, ब्रज भाषा की प्रधानता भी इसी काल में देखने को मिली है। नंबर 4 है आधुनिक काल, जो कि संवत 1900 से अब तक चला है। तो ये कहते हैं कि हिंदी काव्य के आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता में क्रमशः विभाजित किया गया है। प्रत्येक युग की अपनी कुछ खास प्रवृत्तियां हैं जो दूसरे युग से उसे पृथक करती हैं। जैसे भारतेंदु युग में जहां कविता में राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता थी, तो द्विवेदी युग में इसके साथ ही खड़ी बोली में प्रयोग किए जाने वाले छायावाद में सूक्ष्म कल्पना एवं प्रकृति चित्रण की प्रधानता रही। तो हम प्रगतिवाद को देखें तो प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थता पर बल दिया गया। प्रयोगवाद में जहां प्रयोगों के लिए प्रयोग किए गए, वहीं नई कविता में मानव मन की निराशा तथा अन्य विषयों का वैविध्य भी मिलता है। अब बात आती है कविता शिक्षण जो हमने करी है कि कविता शिक्षण के क्या उद्देश्य है। हम बात करते हैं कविता शिक्षण के उद्देश्य। देखिए ये यहाँ पर है कविता शिक्षण के उद्देश्य, ये आप यहाँ देख सकते हैं कविता शिक्षण के उद्देश्य। तो डॉक्टर रामशकल पांडे जी के अनुसार कविता शिक्षण के उद्देश्य, उन्होंने ये कहा कि कविता शिक्षण में निम्न उद्देश्यों को ध्यान देना अध्यापक के लिए आवश्यक होता है। नंबर 1, लय, ताल एवं भाव के अनुसार कविता का पाठ करना, ये कविता शिक्षण का उद्देश्य है। कविता में रुचि उत्पन्न कर काव्य रचना के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है, आप देख सकते हैं कवि के भाव विचारों के साथ कल्पनाओं, अभिव्यक्तियों के सौंदर्य आदि को आप ध्यान में रखते हुए आप साहित्य के साथ परिचय कराते हुए उसमें बालकों की ऐसी स्थायी रुचि का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है जिससे उनमें स्वाध्यायशीलता उत्पन्न हो। इस तरीके से आपको बच्चों में कविता के लिए रुचि उत्पन्न करनी है। अब हम नीचे पढ़ेंगे कविता शिक्षण की कुछ विधि। यहाँ आप ये देखेंगे कविता शिक्षण की कुछ विधियां यहाँ दी गई हैं। ठीक है, ये है यहाँ पर है कविता शिक्षण की विधि, जिसमें पहली विधि है गीत तथा अभिनय प्रणाली। यह प्रणाली प्रारंभिक कथाओं में बाल गीतों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कुछ गीतों के अर्थ का कोई महत्व नहीं होता, केवल बालकों को सस्वर बनाना, ताल में लाना और संगीत से परिचय कराना ही इनका उद्देश्य है। ये हुई गीत तथा अभिनय प्रणाली। दूसरी आप प्रणाली देख रहे हैं
अर्थबोध प्रणाली, ये लघु प्रश्न के रूप में ये आ चुका है डीएलएड की परीक्षा में। अर्थबोध प्रणाली, इस प्रणाली में शिक्षक स्वयं कविता का अर्थ बताता चलता है। बालक की रुचि तथा रसानुभूति का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, अतः यह प्रणाली दूषित और त्याज्य है। यानी इसमें केवल शिक्षक ही अपना कविता पढ़ेगा, कविता का अर्थ बालक उसमें रुचि ले रहा है नहीं ले रहा है, इस प्रणाली में कुछ नहीं, इसलिए इस प्रणाली को त्याज्य कर दिया गया, यानी त्याग दिया गया, इसका अनुसरण नहीं किया गया। नंबर तीसरा है व्याख्या प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता है कि अध्यापक एक एक पद लेकर उसका अर्थ करता है और कवि का दार्शनिक मत बच्चों को बताता है, प्रवृत्ति बताता है, उसकी रचना शैली को बताता है, कविता की भाषा बताता है, कविता में अलंकार भाव बताता है, कविता में रस आदि की व्याख्या करता है और तब पद के अर्थ को स्पष्ट करता है। यानी पूर्ण रूप से कविता की व्याख्या की जाती है इस विधि में, जिसको हम व्याख्या प्रणाली कहते हैं। और यदि उसमें कोई अंतर कथा होती है तो उसका भी वो ज्ञान करा देता है। और इस प्रणाली का प्रयोग केवल माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में ही होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे, प्राथमिक स्तर पर यदि आप व्याख्या प्रणाली को ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत छोटी आयु के होते हैं। अगला है इसी में खंडान्वय प्रणाली। खंडान्वय प्रणाली क्या होता है कि इसको हम प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कह सकते हैं। यह प्रणाली उन पदों में पढ़ाने के काम आती है जिनमें विशेषणों की भरमार हो, जिनमें भावों की भीड़ हो, जिनमें घटनाओं की घटा हो और एक एक बात का अर्थ स्पष्ट किए बिना स्पष्टता न आती हो। यानी पहले जो भी पद पढ़े, जो भी आप उसमें वाक्य पढ़ रहे हैं, जो भी पद्यांश पढ़ रहे हैं, जब तक उसको आप अर्थ को स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक आगे का पता नहीं पड़ेगा। इस प्रणाली का प्रयोग केवल वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक पद्यों के पढ़ाने में ही किया जाता है। और नंबर 5 आप देख रहे हैं, जैसा इसमें है व्यास प्रणाली। व्यास प्रणाली क्या होता है कि यह मुख्यतः उच्च श्रेणी की भाव प्रधान कविताओं के पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रणाली में पद को भाषा और भाव दोनों की दृष्टि में परखा जाता है। भाव के स्पष्टीकरण के लिए अनेक उदाहरणों, दृष्टांतों, सूक्तियों तथा कथाओं का प्रयोग कर अध्यापक इसमें व्याख्या करता है। भाषा की दृष्टि से विचार करते समय अध्यापक एक एक शब्द, उसकी उपादेयता, शब्द बल, दोष तथा वाक्य विन्यास का स्पष्टीकरण करता चलता है। अतः इस प्रणाली में अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान होना अपेक्षित है। और फिर बालकों की रुचि, उत्साह तथा उल्लास को बनाए रखने के लिए अध्यापक को कुशल अभिनेता भी होना चाहिए। भावात्मक कविताओं में इस प्रणाली का प्रयोग अति उत्तम माना जाता है। नंबर 6 इसमें आप देख रहे हैं तुलनात्मक प्रणाली। तुलनात्मक प्रणाली में क्या है, इस प्रणाली में समभाषा कवि, भिन्न भाषा कवि की तुलना और भाव तुलना द्वारा साम्य और असाम्य दोनों का विवेचन किया जाता है। यानी इसमें कवि अपने अपनाए हुए विभिन्न काव्यों में एक ही बात कई भावों या उद्देश्यों से कहता है। ऐसे भावों या वर्णनों को तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में विवेचन और तर्क शक्ति का विकास हो, उनके अंदर ज्ञान का विस्तार हो। और ये अंत में आप देख रहे हैं, इसमें अगली प्रणाली है समीक्षा प्रणाली। समीक्षा प्रणाली क्या है कि इस प्रणाली द्वारा अध्यापक प्रश्नोत्तर विधि का आश्रय लेकर कवि की समीक्षा करता है और विद्यार्थियों को आलोचना के सिद्धांत बताकर सहायक पुस्तकों की सहायता से समष्टि रूप से एवं कवि की रचनाओं, कविताओं की समीक्षा करने को कहता है। अतः यह प्रणाली भी उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकती है। यानी यदि कविता शिक्षण की विविध प्रणाली में से हम ये कहें कि कौन सी प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त और सफल होगी, तो यह अध्यापक की योग्यता और क्षमता पर निर्भर करता है। कविता के विषय, कक्षा का स्तर और बच्चों की समझ को ध्यान रखकर ही
उसे कविता शिक्षण की प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कविता पाठ को विभिन्न सोपानों में पढ़ाने में जहाँ कक्षा में रोचकता और जिज्ञासा बनी रहती है, वहीं समझने और समझाने में भी सरलता और सहजता रहती है। विद्वानों द्वारा कविता शिक्षण के सोपान इस प्रकार बताए गए हैं। इसमें आप देख लीजिए, यहाँ ये उद्देश्य लिखे हुए हैं। ये उद्देश्यों के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। ये उद्देश्य इन्होंने लिखे हुए हैं। ये उद्देश्य आप देखिएगा, प्रस्तुत कविता के भाव एवं विचार ग्रहण करना संबंधी उद्देश्य, भाषा और शैली संबंधी उद्देश्य, सराहना संबंधी उद्देश्य, अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य। ये उद्देश्य पहले आप कविता शिक्षण अगर आप जब कर रहे हैं, यानी जब आप कक्षा में जाकर कविता कोई पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको किस तरीके से उसको पढ़ाना है, इसके कुछ सोपान विद्वानों ने बताए हैं। जिसमें पहला वो कहता है उद्देश्य। उद्देश्य आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से मतलब कि प्रसंगानुकूल बालकों के ज्ञात भावों एवं तथ्यों का उल्लेख। तीसरा प्रस्तावना। प्रस्तावना के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे कविता की पृष्ठभूमि अथवा प्रसंग प्रस्तुत करना, कवि के परिचय द्वारा, उचित प्रश्नों द्वारा कविता की प्रमुख बातों से शिक्षार्थियों को परिचित कराना आदि। नंबर 4 इसके बाद आता है आदर्श पाठ। आदर्श पाठ क्या होता है कि इसके उपरांत शिक्षक को लय सहित, लय की बात कर रहा है, राग सहित नहीं, लय के अंदर छंदों के अनुसार स्वर के आरोह अवरोह साथ भावयुक्त आदर्श वाचन करना चाहिए। भाव भंगिमा इतनी स्वाभाविक और सजीव हो कि कविता पाठ के समय ही जो विद्यार्थी है वो कविता के भाव में डूबने लग जाए। यानी इतना लय, आप इस लयबद्ध तरीके से आदर्श पाठ को कीजिए। अगला सोपान है अनुकरण वाचन। अब जब आपने आदर्श पाठ कर दिया तो विद्यार्थियों से अनुकरण पाठ करवाना चाहिए, जिससे उन्हें छंद, भावों के अनुसार उचित आरोह अवरोह, भाव भंगिमाओं के साथ शुद्ध पाठ का अभ्यास हो सके और यहाँ पर उनके वाचन संबंधी दोष भी दूर किए जाने चाहिए। अर्थात जब आपने आदर्श पाठ के माध्यम से एक बार पाठ पढ़कर सुना दिया और अनुकरण वाचन के माध्यम से जब विद्यार्थी कविता का पाठ कर रहे हैं, तब यदि उस पाठ करते समय कोई वाचन संबंधी दोष है तो आपको तुरंत उस दोष को दूर कर देना चाहिए। अगला सोपान आता है काठिन्य निवारण। कविता में कुछ शब्द या स्थल ऐसे हो सकते हैं जो विद्यार्थियों की समझ से बाहर हों। ऐसे में उनकी कठिनाइयों को अर्थकथन, विलोम, यथार्थ, संधि, उदाहरण, अभिनय आदि द्वारा दूर कर देना चाहिए। यानी जिस तरीके का भी, जिस स्तर का भी उनका काठिन्य है, कठिन लग रहा है, उसको आप ध्यान में रखते हुए उनकी कठिनाई को दूर करें। अगला है केंद्रीय भाव ग्रहण। कविता के मुख्य भाव, विषय अथवा प्रसंग को शिक्षार्थी ने कहाँ तक ग्रहण किया है, इसकी जांच के लिए कुछ प्रश्न इसके अंतर्गत पूछ सकते हैं। यदि शिक्षार्थी केंद्रीय भाव बताने में असमर्थ दिखाई पड़ता है तो विषय की स्पष्टता के लिए शिक्षक द्वितीय आदर्श पाठ प्रस्तुत कर सकता है। यानी पुनः आप आदर्श पाठ के माध्यम से उस कविता का पाठ कर सकते हैं। और इसमें अंदर है व्याख्या एवं सौंदर्य अनुभूति कविता की। सस्वर पाठ आप विद्यार्थी द्वारा सस्वर पाठ कराया जाएगा और मूल्यांकन में आप किसी भी तरीके से कठिन शब्दों को पूछ सकते हैं, किसी पद का अर्थ पूछ सकते हैं, कवि के बारे में आप पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने ये देखा कि हिंदी का पाठ 2 जो है, चतुर्थ सेमेस्टर का पाठ 2 हमने आज अध्ययन किया। पाठ 2 जिसका हमने नाम बता चुके हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन के लेखक का सामान्य परिचय, उनका अध्ययन और अध्यापन कार्य किस तरीके से करना है। आपने ये देखा कि जब आप कविता शिक्षण कराने जाएंगे तो किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इस पाठ में से अधिकतर लघु प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। इसमें अति लघु प्रश्न भी काफी बन रहे हैं। यदि आप इसमें देखें, ये साहित्यिक विधा, ये पूछ सकता है आपसे कि साहित्यिक विधा कौन कौन सी होती है, तो आप बता सकते हैं साहित्यिक विधा कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, पत्र
ये साहित्य विधा होती है, वो आपसे पूछ सकता है। रस का स्थायी भाव पूछ सकता है या स्थायी भाव का रस पूछ सकता है। तो इस पाठ में आपने ये भी पढ़ा। वो हिंदी काव्य के साहित्य का इतिहास भी पूछ सकता है। अति लघु में वो किसी साहित्य का काल पूछ सकता है और लघु में किसी काल के बारे में वो पूर्ण विवरण भी आपसे ले सकता है। उसमें लघु प्रश्न पीछे कई बार आया है। कविता शिक्षण की विधियां जैसे अभी आपने पढ़ी, इसमें से पूरी विधियां भी पूछ सकता है या किसी पर्टिकुलर एक विधि को आपके माध्यम से जानकारी ले सकता है। गीत का अभिनय प्रणाली पूछ ले, व्याख्यान प्रणाली पूछ ले, खंडान्वय प्रणाली क्या होती है ये पता कर ले। तो इस पाठ में आपने इन सबको पढ़ा। जो आपको इसमें सुनाया गया है, बताया गया है, उनको आप कहीं बार बार सुनकर कहीं पर नोट कर लें, क्योंकि लघु प्रश्न में अनिवार्य रूप से इस पाठ में से मेरे अनुसार कम से कम 3 या 4 नंबर का आना चाहिए। और लास्ट में आपने देखा कि कविता शिक्षण के लिए क्या उसके सोपान है, तो वो पूछ लेता है कि हिंदी कक्षा में उच्च प्राथमिक स्तर में हिंदी पढ़ाते समय किन सोपानों को या एक लेसन प्लान आपसे वो पाठ योजना बनवा सकता है। तो इस तरीके से आपने आज इस पाठ 2 का अध्ययन किया। आगे भी अगले वीडियो में हम अगले पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें, नोट डाउन अवश्य करते रहें और घर पर रहकर, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे कोरोना का भय अभी भी है, अभी भी आप सभी लोग घर पर हैं, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और हमारे पिछले वीडियोस देखने के लिए आप डॉक्टर बडोला गुरुजी चैनल को यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई नया वीडियो डले और आपको जो है उसकी जानकारी मिले, तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। अब अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।